वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पीएसएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर 2। ओके, और आज का हमारा टॉपिक है हुक्स लॉ। इससे प्रीवियस जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो था हमारा इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन और आप बोल सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लें। उसका कुछ जो है पार्ट वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इक्वल होता है किसके? फोर्स अपॉन एरिया। ओके, यहाँ पर फोर्स F जो है वो क्या होता है? किसी भी बॉडी का रेस्टोरिंग फोर्स, या आप बोल सकते हो कि अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी कुछ अपने शेप से या अपने साइज से क्या हो सकती है? डिफॉर्म होती है। डिफॉर्म होने के बाद जैसे ही हम उस डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हैं वो फिर से अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाती है। ओके, वो रेस्टोरिंग फोर्स जो उसको क्या कर रहा है? उसके ओरिजिनल साइज में वापस लेके आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। और वो एरिया जिस पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा अप्लाई किया था, या वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिस पे हम अपना डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उसको क्या, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है रेस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। और जो स्ट्रेन है वो इक्वल होता है चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाई चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाई ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक जो है हुक्स लॉ। ओके, हुक्स लॉ हमें क्या बोलता है? प्रोफेसर हुक्स ने ये लॉ हमें दिया था, जिन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद हमें ये लॉ दिया, जो क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट्स। इलास्टिक लिमिट्स का मतलब है वो लिमिट जिससे बॉडी जो है वो क्या हो जाए? फिर से अपना ओरिजिनल साइज क्या कर ले? रीगेन कर ले। ओके, वो लिमिट जहां तक फोर्स लगाने के बाद बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए या ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले, तो उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। विद इन द इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द कोरोस्पोंडिंग स्ट्रेन। ओके, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द कोरोस्पोंडिंग स्ट्रेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है हमारा? हुक्स लॉ। ओके, हुक्स लॉ को बेटर अंडरस्टूड करने के लिए हम यहाँ पर समझते हैं बिहेवियर ऑफ वायर अंडर लोड। ओके, अगर किसी लोड पे हम किसी वायर पे हम क्या करते हैं? लोड को सस्पेंड करते हैं, तो उस कंडीशन में वायर कैसा बिहेव करती है उसको हम समझेंगे एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं फिगर में मैंने स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ बनाया है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? अपने एक वायर के बिहेवियर को समझ सकते हैं। तो इनिशियली स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। जैसे अगर हम स्ट्रेस को इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे ही आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप से थोड़ा सा डिफॉर्म होती है। तो जितना आपका स्ट्रेस ज़्यादा होगा वैसे वैसे उसका स्ट्रेन भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो इनिशियली ओ से ए पॉइंट तक बॉडी जो है वो ओ ए लाइन हमें कैसी मिल रही है? लीनियर मिल रही है। लीनियर का मतलब ये है कि यहाँ पर ओ ए जो लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रेस जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। और ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर जो है हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। ओके, आप बोल सकते हो फर्स्ट ओ ए आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड हुक्स लॉ is obeyed on
कर्व ओ ए, तो ओ ए कर्व पे जो है हुक्स लॉ हमारा ओबे होता है। इसके बाद हम ए टू बी जब मूव करते हैं तो ए टू बी हमारे वो पॉइंट हैं जिसमें ए से बी तक हमारा ग्राफ जो है वो कैसा चल रहा था, लीनियर चल रहा था, लेकिन ए जो है हमारी क्या होती है, प्रोपोर्शनल लिमिट होती है। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब ये है कि अब जो है स्ट्रेस इंक्रीज करने पर स्ट्रेन उतना इंक्रीज नहीं होगा जितना कि पहले हो रहा था। ओके, तो यहाँ पर हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट आ गई, मतलब अब जो चेंज होगा वो यूनिफॉर्म चेंज नहीं होगा। तो ए से बी तक, ए से बी तक अब अगर हम स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं या फोर्स इंक्रीज करते हैं तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि बॉडी के शेप में या बॉडी के साइज में चेंज तो होगा, लेकिन उसके बाद भी बी पॉइंट तक जाने के बाद भी बॉडी जो है फिर से अपना ओरिजिनल साइज रीगेन कर लेगी। ओके, सो बी तक जाने के बाद भी बॉडी क्या करेगी, अपना ओरिजिनल साइज रीगेन कर लेगी, और इस पॉइंट बी को हम बोलते हैं बॉडी का इलास्टिक लिमिट। ओके, सो ए बी represents the elastic limit of the solid। ओके, सो ए बी क्या रिप्रेजेंट करता है, इलास्टिक लिमिट ऑफ द सॉलिड। सो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सॉरी, इट इज बी ए बी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो क्या है, बी सी। सो जब हम पॉइंट बी से सी पे मूव करेंगे, सो बी से सी पे जब हम मूव करेंगे तो अब हमारे पास एक सिचुएशन आती है जब बॉडी जो है वो क्या करने लग जाएगी, अब उसका जो डिफॉर्म होगा वो अपने ओरिजिनल शेप में दोबारा वापस नहीं आएगा, या आप बोल सकते हो कि अब जो बॉडी है वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगी, क्योंकि हुक्स लॉ हमारा कहाँ तक वैलिड था, केवल इलास्टिक लिमिट तक वैलिड था। अब अगर हम क्या करते हैं, जैसे अगर इस वायर पर हमने स्ट्रेस को इंक्रीज किया या फोर्स को इंक्रीज किया, तो उस कंडीशन में वो बॉडी जो है उसके डायमेंशन में चेंज तो होगा, लेकिन वो चेंज जो है वो बॉडी जो है वो क्या रीगेन नहीं करेगी, या बॉडी जो है अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी। तो पॉइंट सी जो है उसको हम बोल सकते हैं यील्ड पॉइंट और स्टेट ऑफ फ्लोइंग। स्टेट ऑफ फ्लोइंग, स्टेट ऑफ फ्लोइंग का मतलब ये है कि अब जो बॉडी है वो एक विस्कस फ्लूइड की तरह जो है बिहेव करेगी। बॉडी का बिहेव कैसा हो जाएगा, विस्कस फ्लूइड की तरह। विस्कस फ्लूइड का मतलब जैसे फ्लूइड आपका जो है फ्लो करना स्टार्ट करता है, वैसे ही बॉडी भी क्या करने लग जाएगी, फ्लो करने लग जाएगी, या बोल सकते हैं कि उसके लेंथ में इंक्रीज होगा। ओके, सो बी सी रिप्रेजेंट्स द state of flowing and solid behave like a viscous fluid। ओके, सो जैसे आपका फ्लूइड जो है फ्लो करता है, विस्कस फ्लूइड जैसे फ्लो करता है, वैसे ही हमारी बॉडी भी फ्लो करने लग जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हम सी से डी की तरफ जब इंक्रीज करते हैं, अब भी हम क्या करते हैं, बॉडी पे हम अगर और ज़्यादा लोड इंक्रीज करें, या आप बोल सकते हैं कि और ज़्यादा स्ट्रेस को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि जो वायर की लेंथ है या वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अब वो यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज होने लगेगा। ओके, सो सी डी में जो चेंज हो रहा है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म चेंज है, क्रॉस सेक्शनल एरिया नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज होगा। और अब आप बोल सकते हो कि अब एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, या जैसा आप ऑब्जर्व भी करते हैं कि अगर किसी तार को हम खींचते हैं तो तार जो है इलास्टिक लिमिट तक तो
क्या होता है कि तार जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होती है और तार को छोड़ने के बाद वो अपने दोबारा ओरिजिनल शेप में आ जाती है। लेकिन अगर तार को हम खींचते रहें तो क्या होगा कि तार जो है उसकी लेंथ इंक्रीज होने लग जाएगी। आप बोल सकते हो कि तार जो है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से फ्लो करने लगेंगे और धीरे धीरे जो है तार पतली होने लगेगी। तार पतली होने का मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज हो रहा है। ओके, सो सी डी जो पॉइंट है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? सी डी पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी रिप्रेजेंट्स दी नॉन यूनिफॉर्म चेंज in the cross sectional area, in the cross sectional area of the body। या आप बोल सकते हो कि उसके डायमेंशन में जो चेंज हो रहा है ये चेंज कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म चेंज है। ओके, अब लास्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो D2E, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब D2E, अब देखो बॉडी की लेंथ में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो चेंज हो रहा था या लेंथ में जो चेंज हो रहा था वो कैसा चेंज था? नॉन यूनिफॉर्म चेंज था। अब जब हम D से E तक मूव करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वायर जो है वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि वो उस स्ट्रेस को आप बोल सकते हो झेल नहीं पाती है या फोर्स ज़्यादा लगता है। तो वो पॉइंट आ जाता है जब आपकी वायर ब्रेक हो जाती है। ओके, सो ई पॉइंट पर हमारी जो वायर है वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। सो point E is the, so point E represents the breaking point of, represents the breaking of wire, and वो स्ट्रेस जो इस वायर के ब्रेकिंग के लिए ई पॉइंट पे रिस्पॉन्सिबल है उस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं? ब्रेकिंग स्ट्रेस। एंड द स्ट्रेस which is responsible for it is called breaking stress। breaking stress। So okay students, टुडे वी हैव डिस्कस हुक्स लॉ। इसमें हमने क्या देखा कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। उसके बाद हमने डिस्कस किया है बिहेवियर ऑफ वायर अंडर लोड। इनिशियली ओ से ए तक वायर जो है वो क्या है? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। इसका मतलब ग्राफ कैसा है? लीनियर होगा। अगर हम स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा, या बोल सकते हो कि जो बॉडी है उसकी शेप में चेंज होगा। ए से बी तक हम और ज़्यादा लोड होकर उस पर वायर पे इंक्रीज करते हैं तो उसकी लेंथ में या उसके साइज में और ज़्यादा चेंज होगा। तो और ज़्यादा चेंज होने का मतलब ये है कि बी पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करता है इलास्टिक लिमिट। ये वो पॉइंट है जिस पे बॉडी जाने के बाद या उतना लेंथ इंक्रीज होने के बाद भी जो है बॉडी अपने दोबारा से जो है ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। लेकिन अगर उससे बाद हम इलास्टिक लिमिट के बाद भी फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास सी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ फ्लोइंग। मतलब अब जो आपका सॉलिड है या जो वायर है वो विस्कस फ्लूइड की तरह फ्लो करने लगेगी। अब फ्लो करने का मतलब ये है कि अब उसकी लेंथ में जो है नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चेंज होने लगेगा। डी पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करता है कि वो जो वायर है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो चेंज आ रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म चेंज है। और अगर हम लोड को इसी तरह से इंक्रीज करते रहें तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वायर की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस कंडीशन में
ई पॉइंट पर और ज़्यादा स्ट्रेस इंक्रीज करने के बाद या और ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद जो वायर है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. ओके, सो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. Hope we will meet in lecture 3, which is young modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. So if you have liked this video, then subscribe our channel PSM classes and share this video. Goodbye to all of you. Have a nice day.